यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए अगर इवनिंग में है तो गुड इवनिंग है, अगर आप आफ्टरनून देख रहे हैं तो आपके लिए गुड आफ्टरनून है। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इंजॉय से देखिएगा। लगातार आपका जैसा वादा आपसे किया था कि सिलेबस आपका कंप्लीट होने के पश्चात रिवीजन चलता रहेगा, और रिवीजन क्लास में बच्चे जैसा कि आ भी रहे हैं, और आज इनकी जो आवाज जो है आप तक ये पहुंचेगी भी, क्योंकि मेहनती बच्चे लगातार मेहनत करने वाले हैं। तो आइएगा हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो रिवीजन जो बैच जो है उसे हम स्टार्ट करते हैं। कल जो आपको पढ़ाया है एक बार उसकी हम जोरदार घोष जो कल पढ़ाया उसका कर देते हैं। तो बताइएगा, आवेश के खोजकर्ता कौन है? आवेश कितने प्रकार का होता है? एक धनावेश और एक ऋणावेश। अरे एक धनावेश और एक ऋणावेश। ये बात किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवेश का ऐसा ही प्रतीक के अंदर मात्रा क्या होता है? ऐसा ही प्रतीक के अंदर मात्रा क्या होता है? बोलेगा कूलम। आवेश का एक अन्य और मात्रक है। क्या फैराडे आवेश का मात्रक होता है? होता है। क्या फ्रैंकलिन होता है? होता है। क्या स्टेट कूलम होता है? होता है। एक फैराडे बराबर 96,500 है। एक कूलम बराबर 3 गुना 10 की घात 9 ESU। जैसे ही हम इस चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं तो मूल रूप से हमने आवेश की विमा भी देखी है, A1T1। तो आवेश की जो विमा है वो कैसे निकाली गई है देख लीजिएगा एक बार। आई बराबर आप जानते हैं क्या होता है? क्यूब बट्टे टी। अरे आई बराबर क्यूब बट्टे टी। तो क्यूब बराबर बोल नहीं रहे यार, क्यूब बराबर ये धारा का मात्रक एम्पियर, एम्पियर का एक है तो 1, टाइम का टी का 1। तो यह आवेश की क्या हो गई? विमा हो गई है। हमने आवेश की दो परिभाषाएं पढ़ी हैं। किसी भी वस्तु में घर्षण के कारण अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एक आवेश की सूक्ष्म परिभाषा और है, आवेश इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच का वह सूक्ष्मतम गुण है जो गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त एक और बल अनुभव करता है, जिसे हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। आपने आगे चल के आवेश के गुणधर्म देखे हैं। आवेश एक अदिश राशि है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। एक स्थिर जो आवेश है अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील जो आवेश जो है, नियत वेग से गतिशील जो आवेश है वह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बहुत प्रोड्यूस करता है। और एक त्वरित जो आवेश है विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करता है। क्या आवेश क्वांटीकरण के नियम का पालन करता है? करता है। क्या आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है? करता है। क्या आवेश योज्यता के नियम का पालन करता है? करता है। क्या आवेश निश्चलता के नियम का पालन करता है? करता है। अब बताइएगा, एक 2 माइक्रो कूलम का ये आवेश है, ये स्थिर अवस्था में है। जैसे ही ये गतिशील अवस्था में है तो आपको आवेश का परिमाण बताना है, चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मान लेते हैं ये कुछ वजन का है, इसका कुछ मास है आवेश का, 2 माइक्रो कूलम का ही है, अब स्थिर है। जैसे ही ये गतिशील अवस्था में जाएगा तो इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी या कमी? वृद्धि। आइंस्टीन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार m बराबर m0 बटे √1 - v² बटे c²। तो आइएगा, आज हमें नए सिरे से इस चैप्टर की हम शुरुआत कर देते हैं। रिवीजन जो बैच चल रहा है, अब बात यह है कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कितनी विधियां हैं? वस्तु को आवेशित करने की विधियां तो मूल रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि है घर्षण विधि, बाय फ्रिक्शन, बाय इंडक्शन, बाय एंड सेकेंड जो है वह है बोलेगा चालन विधि, एंड थर्ड जो है वह है प्रेरण विधि। फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। इसमें तो क्या कराना जरूरी है? घर्षण कराना जरूरी है।
जैसे ही हम घर्षण कराते हैं, दोनों को रगड़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण जो होगा वह कम कार्य करने वाली वस्तु से अधिक कार्य करने वाली वस्तु की ओर होता है, जिसका अध्ययन हम पूर्व में ही कर चुके हैं। अब है चालन विधि। कौन सी विधि? चालन विधि। देखो, दो शब्द आपको मूल रूप से अंतर के लिए काम में लेने हैं। स्पर्श कराना किसके लिए आवश्यक है चालन विधि के अंदर? कि जब एक उदासीन वस्तु को, ये मान लेते हैं कोई आवेशित वस्तु है ए, और एक कोई दूसरी वस्तु है उदासीन वस्तु, ये मान लीजिएगा बी। जब एक उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराया जाता है तो आवेशित वस्तु का कुछ आवेश उदासीन वस्तु पर चला जाता है। यह विधि चालन विधि कहलाती है। अब मूल रूप से आपको ये ध्यान रखना है, चालन विधि के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखना है, विभवांतर भी देखना है कि इनके बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं होगा, इनके विभवों में अंतर नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी नहीं होगा। कहने का मतलब है, अगर दोनों वस्तुओं का विभवांतर शून्य है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण भी नहीं होगा। अब बात करते हैं सर, यहाँ आवेश तो दो प्रकार का, एक धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश का जो फ्लो जो है वो ऑलवेज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि ऋणावेश का जो फ्लो जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। कहने का मतलब है, इसके अंदर वस्तु को, उदासीन वस्तु को स्पर्श कराना जरूरी है। बात क्लियर है क्या? इसके अंदर रहिएगा, प्रेरण के अंदर बार बार कह रहे हैं, ये बैच रिवीजन है। आप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मूल क्लास नहीं दिया गया है या बच्चे कहीं पर भी पढ़ चुके हैं, ये उनके लिए मात्र रिवीजन वीडियो है, याददाश्ती का एक पॉइंट है। ये मान लेते हैं हमारे पास में कोई गोला है, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर ये टका हुआ है, और मान लेते हैं यह कैसा है? उदासीन है, और हमें इसको बनाना है आवेशित, क्योंकि हमारा मूल जो उद्देश्य है वह क्या है? वस्तुओं को आवेशित करना है। तो जब एक उदासीन वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु की विपरीत प्रकृति का आवेश इस उदासीन वस्तु पर आ जाता है, या ये कह सकते हैं कि उदासीन वस्तु पर आवेश की दो परत बन जाती है। अगर ये पॉजिटिव वाला भाग आप इधर लेके आते हैं तो इधर कौन सा बनेगा? नेगेटिव। तो इधर दूसरी परत किसकी बन जाएगी? स्वाभाविक ही पॉजिटिव की बनने वाली है। तो कहने का मतलब है, जब एक उदासीन वस्तु के पास एक आवेशित वस्तु को लाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि स्पर्श कराया जा रहा है, कि पास लाया जाता है तो उदासीन वस्तु पर आवेश की दो परत बन जाती है। यह विधि प्रेरण विधि कहलाती है। अगर मान लो इधर से आप नेगेटिव आवेश को लेके आते तो इधर कौन सा आता भाई? पॉजिटिव। और इधर कौन सा आता? नेगेटिव आता। यह है आवेशित करने की विधियां। एक आपका एक रिवीजन टाइप में जो चल रहा है। इसके पश्चात एक टॉपिक आता है विद्युत स्वर्ण पत्र दर्शी। छोटा सा शब्द आपको ध्यान रखना है। विद्युत स्वर्ण पत्र दर्शी का जो उपयोग जो हम करते हैं वह करते हैं किसी भी वस्तु पर आवेश के संसूचन के लिए, आवेश के संसूचन के लिए है। अब मूल रूप से यदि हम आगे चलें तो आपने कूलाम का नियम देखा है, और कूलाम के नियम के अंदर यदि हम बात करें तो ये लीजिएगा कूलाम का नियम। 11वीं क्लास के अंदर बब्बा न्यूटन का नियम पढ़ा होगा आपने। न्यूटन ये कहता है कि दो पिंड जो हमारे पास में है M1 और M2 द्रव्यमान के, जैसे मान लीजिएगा एक पिंड हमारे पास में, इसका मास M1 है, दूसरे का मास कितना है? M2 है। इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है भाई? स्मॉल r। तो न्यूटन ये कह रहा है कि इनके मध्य जो फोर्स जो लगेगा वह इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के तो कैसा होगा? समानुपाती होगा, परंतु इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होगा। अब ऐसे ही यहां, अच्छा वहां आपने क्या करा था?
ये इसको इस तरह से लिख देंगे M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर। फिजिक्स में एक रूल है भाई, समानुपाती हट्टा कांस्टेंट लगा। अरे समानुपाती हट्टा कांस्टेंट लगा। तो ग्रेविटेशन के अंदर हमने क्या लगाया, G लगाया। तो ये नियम तो वहां किसका बना था भाई, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसे ही हम यहाँ किसका नियम पढ़ने वाले हैं, बोलेगा कूलॉम का नियम। यहाँ हम जो पिंडों के द्रव्यमान M1 M2 लेके चल रहे हैं, यहाँ इनके स्थान पर हम बिंदुवत आवेश लेंगे। कैसे लेंगे, बिंदुवत आवेश। अगर ये शब्द आप काम में नहीं लेते हैं तो परिभाषा गलत मानी जाएगी। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है। कैसे हैं, बिंदुवत। कैसे आवेश हैं, बिंदुवत। और ध्यान से सुनिएगा, ये आवेश स्थिर भी हैं। कैसे हैं, स्थिर। क्योंकि आपकी जो यूनिट जो है फर्स्ट, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश कैसा रहता है, स्थिर बना रहता है। इन दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी है, हम क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉल आर। अपने पास में दो बिंदुवत और दो स्थिर आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल आर है। तो कूलॉम ये कह रहे हैं कि इनके बिटवीन जो फोर्स जो लगने वाला जो है, इन दोनों चार्जेस के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब है आवेशों के गुणनफल के कैसा होगा, समानुपाती होगा। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होगा, समानुपाती होगा। दोनों को एक साथ लिख दें क्या भाई, लिख दो। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अरे फिजिक्स में एक रूल है भाई, समानुपाती हट्टा कांस्टेंट लगा। अरे समानुपाती हट्टा कांस्टेंट लगा। यहाँ कूलॉम भाई साहब है, भाई कौन है यहाँ, कूलॉम। तो यहाँ एक नियतांक लगाएंगे K, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ। यहां से ये K क्या है, K एक समानुपाती नियतांक है। K क्या है, एक समानुपाती नियतांक का है। अच्छा, K का जो मान है ना, एक तो होता है सीधा 9 गुणा 10 की घात 9। देखो मात्रा निकाले क्या यहाँ से, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और कूलॉम स्क्वायर। एक और इसका मान है, K का मान एक और है अपने पास में, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये है भी एक कांस्टेंट ही होती है। सर मात्रक क्या है, इसका मात्रक भी हम देखें, इसका मान भी हम देखें। मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। देखो के नीचे आ रही है ना, तो उल्टा हो रहा है। जो K का मात्रक है ना, उसको उल्टा कर दो, C स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब ये सपोज कीजिएगा सर, ये आवेश जो है ना, ये रखे कहाँ है, ध्यान रखना, ये आपसे महत्वपूर्ण बिंदु पूछा जाता है। केस नंबर फर्स्ट, अरे केस नंबर फर्स्ट, जब आवेश निर्वात में हो, कहां पर हो, निर्वात में, निर्वात के अंदर हो। और निर्वात के अंदर हम फोर्स को डिनोट करते हैं, F के साथ में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। और फॉर्मूला क्या है भाई, K का मान रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई भी आप समीकरण मानते हैं तो मान लीजिएगा, ये मान लो 1, ये मान लो 2। अब नोट्स में क्या मान रखा है वो आप देख लेना, परंतु हम अभी रफ कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से मान लेते हैं। सेकंड, केस नंबर सेकंड, कहां भाई, माध्यम। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई जल हो सकता है, कांच हो सकता है, धातुओं के मध्य हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, पेट्रोल डीजल कुछ भी, किसी के अंदर भी आवेश हो सकता है। माध्यम के अंदर मीडियम का क्या ले लेंगे हम, M ले लेंगे, और बराबर 1/4 पाई, ये निर्वात की थी उद्दशीलता, अब माध्यम में है तो कौन सी लेंगे, माध्यम की, एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहां गौर से देखिएगा,
चूंकि एप्सिलॉन जो m जो है माध्यम की जो विद्युतशीलता जो है उसको हम इस प्रकार लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r and this is the equation number 3 and this is the equation number 4 from equation 3 and 4 from equation 3 and 4 तो क्या थर्ड के अंदर 4 से एप्सिलॉन m का वैल्यू पुट कर दें क्या? कर दो। तो भाई fm बराबर क्या बनेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बटे में r स्क्वायर। अब तुम्हें एक नई और राशि दिखाई देगी। सर ये एप्सिलॉन r क्या है? तो इसे हम कहेंगे परावैद्युतांक। क्या कहेंगे? परावैद्युतांक। पढ़ेंगे इसको अभी हम। और ये समीकरण हम इसको क्या मान रहे हैं? 5 मान रहे हैं। तो हमने निर्वात के अंदर भी फोर्स देख लिया चार्ज के बिटवीन, हमने मीडियम माध्यम के अंदर भी देखा है। अब मुख्य चीज यह है, सर आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, माध्यम के अंदर ज्यादा बल लगता है या फिर निर्वात के अंदर ज्यादा बल लगता है? तो अब इसकी तुलना कर लेते हैं। समीकरण आपको जो है ना ये वाली 2 वाली जो है ये कहाँ है? निर्वात के अंदर है। और समीकरण जो 5 जो है वो कहाँ है? माध्यम के अंदर है। तो अब कैसे भी कर सकते हैं, समीकरण 2 में 5 का लगा दो या 5 में 2 का लगा दो तुलना करने के लिए। समीकरण 2/5 से तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड का भाग देंगे, राइट साइड में राइट साइड का। तो एफ नोट में किसका भाग देंगे? बोलो। एम का भाग देंगे। एफ नोट का वैल्यू क्या है? 1/4 किधर दिखेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ। अरे हाँ या ना? हाँ। अच्छा एफएम का मान क्या है भाई? इधर देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 बटे r स्क्वायर। लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का। काटेंगे भाई। 1 से 1 गया, 4 से 4 गया, पाई से पाई गई, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया, q1 से q1, q2 से q2, r स्क्वायर से r स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक कार्य कर दें क्या भाई? इधर देख एफ नॉट अपॉन में एफ। देख इधर भी कुछ नहीं बचा, तो 1/1 तो बचा ही होगा। ठीक है, ऊपर कुछ नहीं, एक तो बचा होगा। नीचे कौन बचा है? एप्सिलॉन r। ये तो ऐसे बन गया अंश बट्टे हर बट्टे अंश बट्टे हर। तो इधर आ जा भाई, एफ नोट बटे एफ 1/1 एप्सिलॉन कहां चला जाएगा? ऊपर। और 1 कहां जाएगा? नीचे। तो सर ये कह दो ना सीधा, एफ नोट बटे एफ एम बराबर एप्सिलॉन r। है या ना? हाँ। तुलना कर ले क्या भाई? तो एफ नोट बराबर ये तो हो गया एफ एम गुना में एप्सिलॉन आर। तो ये एप्सिलॉन आर क्या होता है? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक। सर इसकी तुलना से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? सर हमने निर्वात के माध्यम की तुलना कर रहे हैं हम, तो निर्वात के अंदर माध्यम से कितना गुना ज्यादा मिल रहा है? एप्सिलॉन आर गुना। अब एप्सिलॉन आर का मान क्या हो सकता है? ये डिपेंड करेगा माध्यम के ऊपर आप कैसा ले रहे हैं। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा चूंकि आपने अभी भी पढ़ा है एप्सिलॉन एम बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो हमको एप्सिलॉन आर निकालना है, तो क्या मैं ये कह दूं कि एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? हाँ। तो यहां से परिभाषा निकालें, माध्यम की विद्युतशीलता वे निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। दूसरी परिभाषा भी देख ले तुलना वाली, निर्वात में लगने वाले बल वे माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? परावैद्युतांक। एक महत्वपूर्ण तथ्य, एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक है, इसका मात्रक क्या होता है? नहीं होता। क्यों? ऊपर देख बल, बल का मात्रक न्यूटन, नीचे भी बल, बल का मात्रक न्यूटन से न्यूटन, मात्रक नहीं, मात्रक हीन है। अब जब मात्रक नहीं तो भाई विमा होगी क्या यार?
बोल नहीं रहे यार, नहीं होगी। मात्रकहीन वे नहीं। सर मान बताइएगा किस किस में मान कैसा कैसा होगा। एप्सिलॉन जो आर जो है ना, इसका मान निर्वात के लिए सुन लीजिएगा भाई, कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अगर आपसे कहता है कि चार्ज को हमने रखा है निर्वात में, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना लेंगे? 1। कहता है हवा, कहां कह रहा है? हवा। तो 1.00 और समथिंग समथिंग, हम उसको कितना लेके चलेंगे? 1 ही लेके चलेंगे। गैसों का जो होता है ना 1.0003 के आसपास होता है, परंतु हम उसको गैसों के लिए, हवा के लिए, निर्वात के लिए जो हमसे कहता है, तो एप्सिलॉन आर का मान हम कितना लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे। आपसे कह रहा है पानी की, किसकी कह रहा है? पानी की, कितना लेंगे? 80 लेके चलेंगे। आपसे कह रहा है धातुओं की, किसके लिए कह रहा है? धातुओं के लिए क्या लेके चलेंगे? इनफाइनाइट, अनंत। इसे तो दिमाग में सेट कर लो, धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान इनफाइनाइट, अनंत होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। रबर के लिए 7 होता है, रबर के लिए 7 होता है, कांच के लिए 5 से 10 होता है, और ग्लिसरीन के लिए तो लगभग ये 42 के आस समथिंग होता है, और पैराफिन मोम के लिए 2 से 2.5 के आसपास लगभग होता है। कहने का मतलब वो हमारे काम की चीजें है नहीं, हमको इन चारों को याद करना है। ये निर्वात के लिए 1, हवा के लिए 1, पानी के लिए 80 और धातुओं के लिए अनंत होता है। और यह होता है अपने कूलाम का नियम। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, कूलाम का जो नियम जो है वह न्यूटन के किस नियम के अनुरूप है? या फिर ये कह दें कूलाम का जो नियम जो है वो न्यूटन के सदिश, जो हम नियम पढ़ने वाले हैं अभी, इसके पश्चात न्यूटन का एक नियम आएगा, सदिश नियम। तो न्यूटन का जो सदिश जो नियम है वो, सॉरी, कूलाम का जो सदिश जो नियम है वो न्यूटन के कौन से नियम के अनुरूप है? तो न्यूटन के आपने कितने नियम पढ़े हैं 11वीं क्लास के अंदर? 3। न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम, और एक है न्यूटन का तीसरा नियम जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक जो है वह है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। ये बताओ आप मुझको, न्यूटन का थर्ड नियम पढ़ाया आपने? थर्ड नियम पढ़ाया आपने? देहाती भाषा में ये कह दे, मैं इस पे इधर बल लगा रहा हूं तो ये मुझ पे इधर बल लगाएगा। कुएं से पानी खींचा है बाल्टी के माध्यम से आपने, हम बाल्टी पर ऊपर की ओर एक बल लगाते हैं तो बाल्टी नीचे की ओर एक भार बल लगाती है। कौन सा लगाती है? भार बल लगाती है। तूने मारा तो मैं भी मारूंगा, मतलब जस्ट क्रिया के बाद विपरीत क्रिया। ये न्यूटन का तृतीय नियम है। ये न्यूटन का, ये 2 वस्तुएं हैं, ये वस्तु इस पे बल लगा रही है, इधर मान लेते हैं, तो ये वस्तु इस पे इधर बल लगाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब है हम पढ़ने वाले आवेशों के लिए। तो इधर आइएगा, मान लेते हैं अपने पास में ये कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, उस निकाय में अपने पास 2 आवेश हैं। एक मान रहे हैं Q1 है, बिंदु आवेश है, एक मान के चल रहे हैं ये Q2, ये भी कैसा आवेश है? बिंदु और स्थिर आवेश है। मान लेते हैं Q1 जो आवेश जो है इसकी केंद्र बिंदु से जो स्थिति सदिश जो है, दूरी जो है वो कितनी है? R1 वेक्टर ले रहे हैं, स्थिति सदिश है। अच्छा, Q2 जो है बिंदु आवेश, उसकी केंद्र बिंदु से मूल बिंदु से दूरी कितनी लेकर चल रहे हैं? उसका सदिश कितना है? R2 वेक्टर है। अब गौर से देखना, इधर देख भाई, ये जो दोनों जो आवेश जो है ना, इनके बिटवीन जो ये डिस्टेंस जो है, स्थिति सदिश जो है, इसको हम क्या मान के चल रहे हैं? R मान के चल रहे हैं। कितना मान के चल रहे हैं? R। अब मुझे ये बताइएगा, देखो दोनों को हम मैग्नीट्यूड में तो हम अलग लेके चल रहे हैं। सपोज कीजिएगा परिमाण में कैसे हैं हमें नहीं पता है, अभी सोचिएगा हमें नहीं पता है, कैसे भी हो सकते हैं, परंतु ये प्रकृति में कैसे हैं? ये प्लस है तो ये भी कैसा है? प्लस है। मान लेते हैं Q1 पर Q2 फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? Q2। तो भाई प्लस प्लस के मध्य क्या होगा? तो ये इधर भागेगा या खिंच जाएगा इसकी तरफ? भागेगा ये। तो ये F, अच्छा बल एक कैसी राशि है? सदिश, वेक्टर लगा दे। अब एक बात ध्यान है, जिस पे लग रहा है वो तो पहले और जो लगा रहा है वो बाद में।
Q1 पे कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। ठीक, अच्छा Q1 ने किस पे लगा दिया? सॉरी Q2 ने किस पे लगा दिया? Q1 पर। तो Q1 भी किस पे लगाएगा? Q2 पर। ये ले भले कैसी राशि है? सदिश किस पे लग रहा है? 2 पर। कौन लगा रहा है? 1 एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इधर आ जा। Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल, तो F बराबर के, तो भैया आता ही आता है। आता है कि नहीं आता है? Q1 भी आता है और Q2 भी आता है। अच्छा बल एक कैसी राशि है? सदिश। वेक्टर लगा दे क्या? लगा दो। अच्छा पहले किस पे लगा रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2। आर स्क्वायर आता है, नीचे 1 लगा दें और साथ में क्या लगा दें? 2। देख भाई वेक्टर लगा रहा है, क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप। क्या लगाना पड़ेगा? आर कैप। 11वीं क्लास के अंदर एकांक सदिश आपने पढ़ा होगा, और आर के बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ आर वेक्टर। या तो सीधा कह दो इसको, सीधा या तो इसको आर बोल दो जिसको हम डार्क लिखते हैं, या कह दो इसको मोड ऑफ आर वेक्टर कह दीजिएगा। इसका हम इस्तेमाल करने वाले, तो F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 का वेक्टर अपॉन R12। अच्छा ये इसकी पावर कितनी होगी भाई? कम से कम 1 होगी। तो F12 का वेक्टर के Q1 Q2 अपॉन R12 मोड ऑफ 3। इसको मोड के हम रूप में लेके चल रहे हैं। उधर क्या चल रहा है? R12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2। अच्छा ये भी तो बताइएगा, R12 वेक्टर को हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर भी तो लिखते हैं। 11वीं क्लास के अंदर ही आपको इसके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इसको हम लिखेंगे R1 माइनस R2 का मोड ऑफ 3, और ये लिख रहे हैं R1 वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर। दिस इज द इक्वेशन नंबर। यह है कि पहले आवेश पर किसने बल लगाया है? दूसरे ने बल लगाया है। अब इधर आइएगा, इधर से लिख Q2 आवेश पर, उल्टा कर दे। Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला कूलाम बल। अरे कूलाम बल, ये ले बल एक कैसी राशि है? सदिश। अरे कैसी राशि है? सदिश। किस पे कौन लगा रहा है? 2 पे 1 लगा रहा है, बराबर के Q1 Q2 भाई Q1 Q2 अपॉन में R2 1। 2 पे कौन लगा रहा है? 2 पे कौन लगा रहा है? 1। क्या आता है? स्क्वायर। भाई वेक्टर लगा रहा है तो क्या लगाना पड़ेगा तुझे? कैप लगाना पड़ेगा। अरे क्या लगाना पड़ेगा? कैप लगाना पड़ेगा। तो आगे चल, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 का यूज कर दे। इसका फॉर्मूला R21 का वेक्टर अपॉन में R21। अरे पावर कितनी है इसकी? 1। अच्छा इसको आगे चलिएगा, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R21 का मोड ऑफ 3, और इधर क्या है? R21 वेक्टर। और इसी को हम घटा के रूप में लिख रहे हैं जैसा आपने पढ़ा है, F21 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड ऑफ 3, और यह हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। कर सकते हैं। अच्छा कॉमन लेना आप जानते हैं, मैं माइनस को कॉमन लेना चाहता हूं। इधर से क्या कॉमन लेना चाहता हूं? माइनस को। तो F21 वेक्टर बराबर माइनस के Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का मोड ऑफ 3। तो R1 वेक्टर माइनस क्या कर दें? R2 वेक्टर। ठीक, आप ये मान रहे हैं समीकरण नंबर 2। गौर से देखो, गौर से, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है? चेक कीजिएगा, क्या समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है? अब बच्चे हाँ इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, सर बराबर नहीं है। ये देख, ये R1 माइनस R2 है, ये देख सर ये R2 माइनस R1 है, कैसे बराबर होंगे? यही तो आपकी भ्रांति रहती है। चल मान के चले, इधर देख, R1 का मान कितना? 5,
R2 का मान कितना 3। ठीक, यहां क्या हो रहा है, R1 में से कौन घट रहा है, R2। तो 5 में से 3 गया तो कितना 2, 2 का घर कितना आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा भाई 8। ठीक, अब उल्टा कर दे, इसके लिए कर दे, 3 में से किसको घटा 5 को, माइनस का क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा आंसर क्या आएगा -8 नहीं आएगा, मोड लगा हुआ है, गौर से देख। और मोड का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, मोड माइनस को पॉजिटिव कर देता है। तो हम यहां से ये देखने वाले हैं कौन सा आवेश किस आवेश पर कितना बल लगा रहा है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जितना मैग्नीट्यूड परिमाण इसका है इतना ही मैग्नीट्यूड परिमाण इसका है। भाई माइनस चिन्ह क्यों आ रहा है, अच्छा परिमाण अगर है तो मैं ये कह दूं F12 वेक्टर बराबर ये माइनस का F21 वेक्टर, हाँ या ना, दोनों का परिमाण समान है लेकिन माइनस लगा हुआ है। सर ये माइनस किसको बता रहा है, बिल्कुल वेल डन, इधर आइएगा, माइनस जो है दिशा को बता रहा है। अगर भाई तू इस पे इधर लगाएगा तो ये तुझ पे इधर लगाएगा, परिमाण में तो समान और दिशा में विपरीत। और ऐसा ही तो होता है किसके अंदर, न्यूटन के तृतीय नियम के अंदर, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। तो क्या तथ्य निकल रहा है न्यूटन के सदिश निरूपण से, यह निष्कर्ष निकल रहा है कि दो आवेश एक दूसरे पर परिमाण में तो समान व दिशा में परस्पर विपरीत बल लगाते हैं। यही न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप भी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।